हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लिंक्ड बायोलॉजी और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया था प्रोकैरियोटिक सेल, ग्राम पॉजिटिव सेल, ग्राम नेगेटिव सेल्स और राइबोसोम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले मैं यूकैरियोटिक सेल को दो भागों में स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट करने के बाद सबसे पहले एक ग्रीक वर्ड आता है जिसका नाम है यू, और एक वर्ड स्प्लिट होता है कैरियन में। सो यू का मतलब होता है गुड और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और ये रही कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जो कि यूकैरियोटिक सेल कैरी करता है। अगर मैं बात करूँ कंपार्टमेंटलाइजेशन की, राइबोसोम, न्यूक्लियस, हिस्टोन, डीएनए, टोटिपोटेंसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं एक यूकैरियोटिक सेल को पढ़ने के लिए। अगर मैं साइज से शुरुआत करूँ तो साइज यूकैरियोटिक सेल का 10 to 100 माइक्रोन मीटर होता है। और अगर मैं कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करूँ तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब वो चीज़ कि कोई भी सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उनके खुद के बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री का मतलब उनका खुद का एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसको कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से सभी के सभी ऑर्गेनल्स सेपरेट होते हैं और अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करूँ तो कंपार्टमेंटलाइजेशन के लिए मेम्ब्रेन जिम्मेदार होती है। मेम्ब्रेन कहने का मतलब कि मान लीजिए मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ करता हूँ। ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसे। और इसके इनर लीफलेट में ऐसे कुछ क्रिस्टी बने होती हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन को एक बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से ईटीएस चल पाता है। सो ये है एक माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल रेस्पिरेशन करना यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सो कंपार्टमेंटलाइजेशन यही शो करता है कि कोई भी जो ऑर्गेनल्स होती है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपनी खुद के फंक्शन को परफॉर्म कर सके इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेयर ऑफ एनी अदर सब्सटेंसेस। सो ये हुआ कंपार्टमेंटलाइजेशन। और यूकैरियोटिक सेल की एक और सबसे मेन जो फीचर है वो ये फीचर है कि हर एक यूकैरियोटिक सेल के पास उनका खुद का न्यूक्लियस होता है, उनका खुद का डीएनए होता है और एक न्यूक्लियर एनवलप होता है जो उस डीएनए को चारों तरफ से पैक किया रहता है, कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये कोई यूकैरियोटिक सेल है। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, तो ये न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनएस वगैरह जो भी हेरिडेटरी मटेरियल्स जेनेटिक मटेरियल होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं जो कि पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म, सेल डिवीजन और या फिर हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है ये न्यूक्लियस। से ये हुआ कंपार्टमेंटलाइजेशन। अगर मैं राइबोसोम की बात करूँ तो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80s राइबोसोम होता है। लेकिन इन केस माइटोकॉन्ड्रिया, अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर 55S rRNA होता है, 55S राइबोसोम। सो राइबोसोम में डिफरेंस हो सकता है इनके सब सेलुलर कंपोनेंट्स में, मतलब। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोट थ्योरी। उस थ्योरी के अनुसार जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसे एक यूकैरियोटिक सेल ने इंगल्फ किया। इंगल्फ करने के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आई, जिसकी वजह से इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है वो 55S राइबोसोम ही है, 55S राइबोसोम। तो ये हुआ राइबोसोम की बात। और यही सेम फिनोमिना क्लोरोप्लास्ट के साथ भी होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी एक एंडोसिम्बायोट थ्योरी का ही पार्ट है जो कि किसी यूकैरियोटिक सेल ने इस क्लोरोप्लास्ट को इंगल्फ किया, जिसकी वजह से उसका जो राइबोसोम है उसकी भी जो सब यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो अगर मैं बात करूँ राइबोसोम की, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल वो तो 80S राइबोसोम को कैरी करती है, 80S राइबोसोम। लेकिन जो इनका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या फिर क्लोरोप्लास्ट, ये नॉर्मली बताऊँ तो 70S राइबोसोम को कैरी करता है, क्योंकि यूकैरियोटिक ने इन दो प्रोकैरियोटिक सेल्स को इंगल्फ किया। उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक्स के अंदर आया, जिसकी वजह से जो, और वैसे भी पता ही है आपको कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास 70S राइबोसोम होता है। सो अब मैं बात करूँगा न्यूक्लियस की, तो मैंने जैसे कि बताया न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसके पास वो खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है और जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है। अब ये कंडेंसेशन होती किसकी वजह से है? तो ये कंडेंसेशन कई सारे प्रोसेस की वजह से होता है, या फिर अगर मैं नॉर्मली भाषा में बात करूँ तो ये जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके पास कुछ ऐसे हेटेरोड टेट्रामर्स जुड़े होते हैं और लिंकर प्रोटीन भी जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये जो डीएनए हाईली कंडेंस फॉर्म में रहता है। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन एक
यूकैरियोटिक सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर मैं बात करूँ डीएनए की, तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो डीएनए होता है वो मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है। मल्टी रेप्लिकॉनिक कहने का मतलब कि मान लीजिए ये कोई डीएनए है, एक लंबी सी डीएनए, तो इस डीएनए में रेप्लिकेशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो लीनियर डीएनए को कैरी करती हैं। लीनियर डीएनए कहने का मतलब कि एक सीधी चेन, ऐसे मान लीजिए ये कोई डीएनए है या फिर वैसे लीनियर। लेकिन वही अगर केस में प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में आपने देखा था कि जो भी डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये हुआ डीएनए के बारे में। टोटिपोटेंसी का मतलब वो कि कोई भी सेल अपने खुद से ही खुद को डेवलप कर ले किसी भी एनवायरनमेंट में, लेकिन जो सब सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो खुद को डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि कई सारे जो एंजाइम्स हैं वो न्यूक्लियस के डीएनए के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो जो यूकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसी भी सब्सटेंस के बाहर जाने या फिर बाहर से अंदर लाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास कई सारे प्रोटीन्स होती हैं, पंप होते हैं, जिन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब मैं बात करूँगा साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि यही जो साइटोस्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन सेल के जो भी स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल किया रहता है। मान लीजिए ये कोई सेल है और इस सेल्स में कई सारे फाइबर्स होती हैं जो कि ऐसे ऐसे इधर 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 इधर, ये सेंट्रियोल यहाँ से इधर 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 ऐसे जुड़ी होती हैं हर तरह से, और ये जुड़कर किसी भी सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनके सेल साइज़ को डिटरमाइन करती हैं। अगर मैं बात करूँ साइटोस्केलेटन के टाइप के, तो साइटोस्केलेटन जो है वो 3 टाइप के होती हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये वही साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे ये एक सेल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। और ये रही कुछ बातें यूकैरियोटिक सेल के बारे में। एक और चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ तो जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें कई सारे जो सब सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेनस, और कई सारे जो हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। अगर मैं सिंगल मेम्ब्रेनस सब सेलुलर ऑर्गेनल्स की बात करूँ, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन, तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन में लाइसोजोम, ER भी 2 टाइप के, SER एंड RER। ER कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो RER है वो उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बात करूँ तो वैक्यूल हुआ, लाइसोसोम हुआ, ER हुआ, पेरोक्सिसोम। तो ये हैं कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। अगर मैं डबल मेम्ब्रेन की बात करूँ, 2x मेम्ब्रेन की, तो इसमें आपका आएगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये रही कुछ बातें यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। और जो नेक्स्ट टॉपिक पे जो वीडियो बनेगी वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हर एक डीप स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है, और उसमें कैसे कैसे प्रोटीन्स होती हैं, उस जो भी प्रोटीन्स है उससे क्लासिफिकेशन देखेंगे, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ये सब चीज़ें। तो ये रही कुछ बातें यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, या कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।